सदियों से भारत में शादी के साथ एक छुपी कीमत जुड़ी रही है। एक परंपरा जो कभी प्यार से शुरू हुई, धीरे धीरे एक मांग बन गई। दहेज जो कभी तोहफा था, अब उम्मीद बन गया। आज ये छीनता है इज्जत और जिंदगियां। हर साल हजारों औरतें तंग की जाती हैं, उत्पीड़ित होती हैं या मारी जाती हैं, एक ऐसी कीमत के लिए जो वो कभी चुका ही नहीं सकती। मिस्ट्री में Justice for त्विषा शर्मा डेथ केस की 83,327 cases. तुषार शर्मा 33 साल, ग्रेटर नोएडा। यह सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक पूरी दुनिया थी। एक लड़की जो अपनी ज़िंदगी खुद लिख रही थी। मार्केटिंग मैनेजर की जॉब, 6 साल तक दिल लगाकर। फिर मिस पुणे 2012 का खिताब, लॉरियल और डीवी जैसे कंपनीज के एड्स, तेलुगु फिल्म और हिंदी शॉर्ट फिल्म में काम। लेकिन मॉडलिंग और एक्टिंग छोड़ दी क्योंकि वो स्टेबिलिटी चाहती थी, रियल लाइफ चाहती थी, प्यार चाहती थी। उसने एक जर्मन कंपनी में सीनियर मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट हासिल की। अच्छा पैकेज, बड़ा नाम, और फिर एक डेटिंग ऐप पर एक आदमी मिलता है, समर्थ सिंह, भोपाल का रहने वाला, क्रिमिनल लॉयर, नेशनल लॉ स्कूल से पढ़ा हुआ, भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस, और उसकी माँ गिरिबाला सिंह, एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज। एक ऐसा परिवार जिस पर सोसाइटी की नज़र में कोई दाग नहीं था। दिसंबर 12, 2025 दोनों की शादी हो जाती है। तुषा की आंखों में सपने थे, हाथ में ट्रस्ट था। लेकिन जिस घर में वो जा गई, वो घर था या ट्रैप? ये सवाल उसकी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक सवाल बन जाएगा। ये किसी ने नहीं सोचा था। शादी के बाद कुछ दिन सब ठीक लगता है, लेकिन जनवरी 2026 में हनीमून पर जाते वक्त भोपाल एयरपोर्ट पर पहली बार समर्थ का असली चेहरा सामने आया। फ्लाइट बुकिंग में एक छोटी सी देरी हो गई। समर्थ इतना भड़क गया कि उसने तुषा को एयरपोर्ट पर ही जोर से धक्का दे दिया। सबने सोचा शॉर्ट टेम्पर होगा। कोई नहीं जानता था कि यह सिर्फ पहला सीन था एक बहुत लंबी और बहुत खौफनाक कहानी का। हनीमून पर समर्थ ने अपनी वो आदत दिखाई जो उसने तुषा से छुपा कर रखी थी। वो ड्रग्स लेता था, कोई भी नशा जो मिलता था लेता था। और जब तुषा ने मना किया, जब उसने कहा नहीं, तो समर्थ ने उसे मारा। हनीमून पर सोच कर देखिए, एक लड़की जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक इंसान के नाम कर दी, वो उस इंसान के हाथों मार खा रही है हनीमून के कमरे में। वो घर लौट कर आती है और अपनी सास गिरिबाला को सब बात बताती है। गिरिबाला का रिस्पॉन्स, ये सब सुनना ही उन्हें पसंद नहीं आया। क्यों? गिरिबाला को अपने बेटे के बारे में पहले से ही पता था। सिर्फ उन्हें ही नहीं, पूरे भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जानता था। समर्थ की ड्रग एडिक्शन कोई सीक्रेट नहीं थी। वो कॉलेज में भी 2 साल रिहैब में रह चुका था। ये सब शादी से पहले तुषा से छुपाया गया, डेलिबरेटली, इन अ प्लान्ड वे। फिर वो महीना आया जब तुषा की जिंदगी का हर दिन एक नया टॉर्चर था। समर्थ खुलेआम नशा करता, तुषा के रोकने पर उसे मारता पीटता, गालियां देता और नौकरों से भी बदतर तरीके से उसके साथ सलूक करता। गिरिबाला, एक रिटायर्ड जज, खुद अपनी बहू के कैरेक्टर पर ऐसी बातें पूछती जिन्हें सुनकर खून खौल उठे। एक कन्फ्रंटेशन की ऑडियो में जब तुषा का भाई हर्षित, इंडियन आर्मी में सर्विंग मेजर, सास से डायरेक्ट सवाल करता है, तो गिरिबाला क्या कहती है? वो पूछती है, क्या तुषा ने कभी मॉनेटरी बेनिफिट या फेवर के लिए किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया था? फिर पूछती है, शादी के बाद भी तुम और लोगों के साथ सोई हो? और फिर जस्टिफाई करती है कि उन्हें अपने डॉटर इन लॉ के पास्ट पार्टनर्स के बारे में जानने का पूरा हक है। ये एक रिटायर्ड जज के मुंह से निकल रही थी। एक ऐसी औरत जिसने भर
जिंदगी अपने कानून की कुर्सी पर बैठकर नैतिकता का दार्स दिया था। इस घर में पैसों को रिश्तों से भी ऊपर रखा जाता था। तुषा के पिता ने उसे करीब 20 लाख रुपए के शेयर्स और इन्वेस्टमेंट गिफ्ट किए थे। समर्थ और गिरिबाला बार बार प्रेशर डालते थे, वो सब उनके नाम ट्रांसफर कर दो। तुषा का दिल्ली एनसीआर में एक फ्लैट भी था, करोड़ की वैल्यू का, वो भी बिचवा देना चाहते थे। तुषा ने मना कर दिया। यही इनकार शायद उसकी जिंदगी का सबसे महंगा फैसला बन गया। उसके बाद टॉर्चर और भी ज्यादा बढ़ गया। मंथली एक्सपेंसेस के लिए पैसे नहीं मिलते थे। उसके मायके वालों को ऑनलाइन पैसा भेजना पड़ता था। समर्थ अपने दोस्तों के सामने उसे गवार कहता था। बता दूं, एक लड़की जो पूरी दुनिया में अपना नाम बना चुकी थी, अपने ही घर में एक भी दिन इज्जत से नहीं जी पाई। मार्च 2026 में तुषा वापस आई थी। अप्रैल में उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, और जब उसने ये न्यूज़ शेयर की, समर्थ ने खुशी मनाने की जगह किरदार पर सवाल उठाया। पूछा, ये किसका बच्चा है? एक प्रेग्नेंट औरत को अपने ही पति से यह सुनना पड़ा। तुषा ने अबॉर्शन करवा लिया, अपनी मर्जी से नहीं, इन लोगों की मेंटल टॉर्चर की वजह से। और तब समर्थ का अगला अटैक हुआ। फिर बोला, जो अबॉर्ट करवा के आई थी वो किसका बच्चा था? अपनों के मुंह से ये सुनकर वो अंदर से टूट गई। 7 मई की रात 3 बजे वो अपनी माँ को मैसेज करती है। लिखती है, मम्मा आप मुझे यहाँ से लेने आ जाओ। मुझे नहीं लगता समर्थ को अब मैं चाहिए हूँ। पता नहीं अब मैंने क्या किया है। 9 मई को अपनी कज़न मीनाक्षी को मैसेज करती है। आई एम ट्रैप्ड ब्रो, बस तू मत फंसना। कांट टॉक मच, विल कॉल द टाइम इज राइट। वो सही वक्त कभी नहीं आया। अपने भाई हर्षित को फ़ोन किया, बोला कि 8 दिनों से कंटिन्यूसली मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है। भाई ने कहा, अजमेर आ जाओ मेरे पास। 12 मई की सुबह 9:52 पर तुषा ने भोपाल जयपुर एक्सप्रेस में रिजर्वेशन करवाया। 15 मई को जाना था अपने भाई के पास अजमेर। पहली बार काफ़ी दिनों के बाद वो होप और एक्साइटमेंट महसूस कर रही थी। उस एक्साइटमेंट में दोपहर को ब्यूटी पार्लर गई। 3 बजे से 5:15 तक वहीं थी। सीसीटीवी फुटेज में वो बिल्कुल नॉर्मल नज़र आती है, काम, रिलैक्स्ड, एक लड़की जो मेंटली प्रिपेयर हो चुकी है यहाँ से जाने के लिए। घर लौटकर टीवी देखा। रात को माँ का फ़ोन आया, बात करने के लिए छत पर गई। रात 10:05 वो अपनी माँ से बात कर रही थी कि तभी समर्थ वहाँ आ गया। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। फैमिली ने बार बार कॉल किया, त्विषा को, समर्थ को, गिरिबाला को, किसी ने नहीं उठाया। 10:20 पर गिरिबाला का कॉल आता है। बिना घबराहट के, बिना आंसू के सीधा कहती है, त्विषा सांस नहीं ले रही है, एम्स ले जा रहे हैं। 15 मिनट बाद फिर कॉल, त्विषा की मौत हो गई। वो 15 मई को अपने भाई के पास जाने वाली थी। उसे सिर्फ 3 दिन और चाहिए थे जीने के लिए। अब यहाँ से ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक ट्रैजिक स्टोरी नहीं रहती, ये एक हॉरर स्टोरी बन जाती है। एक ऐसा सिस्टम की जहाँ पावर प्रोटेक्ट करती है अपने लोगों को, और विक्टिम्स के पास सिर्फ आवाज़ होती है, और आवाज़ को दबा देना इस देश में बहुत आसान है। पहला सवाल, बेल्ट। सीन से एक नायलॉन बेल्ट मिली, पुलिस ने सीज की, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर्स तक नहीं भेजी गई। 13 मई को पोस्टमार्टम हुआ। 15 मई तक बेल्ट फॉरेंसिक्स नहीं पहुंची, तो बिना बेल्ट देखे डॉक्टर्स ने कॉज ऑफ डेथ डिक्लेयर कर दिया। ये कोई छोटी प्रोसीजरल मिस्टेक नहीं थी, ये वो एविडेंस था जिस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन डिपेंड करती। दूसरा सवाल, हाइट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में त्विषा की हाइट 166 सेंटीमीटर लिखी गई। फैमिली के अनुसार वो 172 से 173 सेंटीमीटर्स की थी। पुलिस कमिश्नर का कहना था, हाइट का गलत होना मैटर नहीं करता। अगर आप फॉरेंसिक साइंस जानते हो तो आप जानते हैं ऐसे केसेस में हाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। विक्टिम की हाइट, सस्पेंशन पॉइंट की हाइट और रोप की लेंथ, तीनों को मैथमेटिकली रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। तब पता चलता है कि ये फिजिकली पॉसिबल था भी या नहीं। हाइट गलत है मतलब रिकंस्ट्रक्शन गलत है।
मतलब केस गलत डायरेक्शन में जा सकता है। तीसरा सवाल, इंजरीज। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कंफर्म किया तुषा के बॉडी पर 6 एंटीमार्टम इंजरीज थी। लेफ्ट आर्म, रिंग फिंगर, हेड। एंटीमार्टम मतलब वो जिंदा थी जब ये इंजरीज हुई। एमपी हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में मेडिकल क्वेरी रिपोर्ट ने डिफेंस के उस क्लेम को डायरेक्टली रिजेक्ट किया है कि इंजरीज बॉडी नीचे उतरते वक्त हुई है। तो सवाल ये है कि ये चोटें कब, कैसे, किसने दी हैं? चौथा सवाल, टाइमिंग। हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग त्विषा की बॉडी रात 12:05 पर डेड कंडीशन में लाई गई। गिरीबाला का कहना था वो 10:50 पर हॉस्पिटल पहुंची। इसका मतलब 1 घंटे से ज्यादा का गैप। एक छोटी सी दूरी का हॉस्पिटल, इतनी देरी क्यों? और इस पूरे वक्त में समर्थ और गिरीबाला 1 घंटे के लिए कहाँ थे? सीसीटीवी फुटेज में गिरीबाला सीपीआर के सीन के पास गुजरती है, एक रूम में जाती है, कुछ सेकंड्स रुकती है, फिर नीचे चली जाती है। उनके चेहरे पर पैनिक और शॉक का रिएक्शन कहाँ था? पांचवा सवाल, एफआईआर। तुषा की फैमिली 13 मई को पुलिस स्टेशन गई। घंटे गुजर गए, एफआईआर नहीं लिखी गई। एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर के पास भेजा गया। फैमिली का कहना था पुलिस वाले गिरीबाला के पैर तक छू रहे थे। 3 दिन बाद पब्लिक प्रेशर और मीडिया टेंशन बढ़ने पर 15 मई की रात 2:30 पर एफआईआर रजिस्टर हुई। और यहाँ सबसे डार्क ट्विस्ट आता है। एफआईआर ऑफिशियली रजिस्टर होने से पहले गिरीबाला की तरफ से एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल हो चुकी थी, हियरिंग डेट मिल चुकी थी। ये कैसे पॉसिबल है जब तक पहले से सिग्नल ना मिला हो? और फिर एफआईआर रजिस्टर होने के सिर्फ 24 घंटे के अंदर गिरीबाला को 500 के बॉन्ड पर एंटीसिपेटरी बेल मिल गई। कोर्ट में आर्ग्यूमेंट दिया गया उनकी एज ज़्यादा है, जुडिशरी में बड़े पद पर रह भी चुकी हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। जबकि तुषा की फैमिली को धमकी दी जा रही थी कि 30 आदमियों से पिटवा देंगे। यही है इस केस की सच्ची हॉरर, जब सिस्टम खुद क्रिमिनल बन जाता है। बाला सिंह मीडिया में ओपनली बाहर आती है, इंटरव्यूज देती है, कहती है तुषा ड्रग एडिक्ट थी, मेंटली अनस्टेबल थी, ओलेंजेपिन ले रही थी जो श्रिज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स को दी जाती है। एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन मीडिया के सामने लाती है, यह प्रूफ करने के लिए कि तुषा पागल थी। लेकिन उस प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर ने डायग्नोसिस क्या लिखा था? एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का मतलब होता है किसी एक्सटर्नल स्ट्रेस, ट्रॉमा या सीवियर पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से डेवलप हुआ साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। यानी जिस प्रिस्क्रिप्शन को लाकर त्विषा को पागल प्रूफ करने की कोशिश की जा रही थी, वही प्रिस्क्रिप्शन ये कंफर्म कर रहा था कि त्विषा किसी बहुत बड़े एक्सटर्नल स्ट्रेस से गुजर रही थी। वही स्ट्रेस जो उसकी चैट्स में भी बार बार दिख रहा था। और प्रिस्क्रिप्शन की डेट्स मौत से सिर्फ कुछ दिन पहले की थी। मतलब त्विषा एक्टिवली साइकियाट्रिक हेल्प ले रही थी, एक ऐसी लड़की की तरह जिसने जीना था, ठीक होना था। उस प्रिस्क्रिप्शन का पेपर भी अजीब तरह से बिल्कुल नया था, कोई फोल्ड नहीं, कोई फार्मेसी स्टैंप नहीं। इंडिया में शेड्यूल एच ड्रग्स के साथ फार्मेसी हमेशा स्टैंप करती है। वो पेपर कहाँ से आया? और वो 46 मोबाइल नंबर्स। त्विषा के मौत की अगली सुबह गिरीबाला ने जिन्हें कॉल किया उसमें कुछ जजेस थे, एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज था और एक सीसीटीवी टेक्नीशियन था। सीसीटीवी टेक्नीशियन, वो भी कॉन्डोलेंसेस के लिए। कहती है समर्थ रो भी नहीं पा रहा था, त्विषा ने उसे बाप बनने का सुख नहीं दिया। कहती है त्विषा ग्लैमरस फील्ड से थी, इसलिए एक्ट कर रही थी। और कहती है समर्थ पुलिस के सामने नहीं आएगा क्योंकि उसे अपनी लिबर्टी बचाने का पूरा राइट है। एक रिटायर्ड जज नेशनल मीडिया में विक्टिम ब्लेमिंग करती है, वो भी बिना डरे। लेकिन फिर वो हुआ जो शायद गिरीबाला ने नहीं सोचा था। पब्लिक प्रेशर इतना बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटी कॉग्निसेंस लाया। एमपी हाई कोर्ट ने गिरीबाला की एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल की, कहते हुए कि क्रूशियल एविडेंस केस डायरी में प्रॉपरली कंसिडर नहीं की गई। सीबीआई ने केस टेक ओवर किया, फ्रेश एफआईआर रजिस्टर की, चार्जेस
डाउरी डेथ और क्रुएल्टी। समर्थ, जो 10 दिन तक फ्यूगिटिव रहा, 22 मई को जबलपुर कोर्ट में सरेंडर कर गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसका लॉ लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। एम्स दिल्ली की स्पेशलाइज्ड मेडिकल टीम ने सेकेंड ऑटोप्सी कंडक्ट किया और सीबीआई ने वो किया जो भोपाल पुलिस को पहले दिन करना चाहिए था। एक 80 किलोग्राम का वेटेड ह्यूमनॉइड डमी लाकर गिरिबाला की घर की छत पर सीबीआई ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया। दोनों एक्यूज्ड समर्थ और गिरिबाला वहां मौजूद थे। सीबीआई का फोकस था बेल्ट मिस्ट्री, बेल्ट का टाइप, सस्पेंशन एंगल की फिजिक्स, तुषा की रियल हाइट के साथ कैलकुलेशंस, क्योंकि अगर यह फिजिकली इम्पॉसिबल होता तो वो जो स्टोरी बताई गई वो झूठी होगी। जून 2, 2026 तक सीबीआई की 5 डे रिमांड खत्म होने पर स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने दोनों समर्थ और गिरिबाला को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल में, बाकी इनमेट्स से अलग। एक रिटायर्ड जज उसी कोर्ट के पास जहां वो कभी कुर्सी पर बैठी थी, अब उस कोर्ट में खुद एक एक्यूज थी। तुषा ने 15 मई की ट्रेन पकड़नी थी। उसने सीट बुक की थी। वो जाना चाहती थी। इस केस की सच्ची डर नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये है कि कैसे हुआ। एक औरत 5 महीने तक चीख चीख कर बता रही थी, अपनी माँ को, अपने भाई को, अपने पिता को, और बार बार सुना, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा एडजस्ट करो, समर्थ का मूड खराब होगा। वो रोज मारी गई, स्लोली, सिस्टमैटिकली। ये केस सिर्फ तुषा शर्मा का नहीं है, ये उस हर घर की कहानी है जहाँ एक लड़की रात को छुप छुप कर फोन करती है और दूसरी तरफ से आवाज आती है, जाने दो, इग्नोर करो। समर्थ और गिरिबाला अभी भी जुडिशियल कस्टडी में है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जारी है। सेकेंड मोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक पब्लिकली रिवील नहीं की गई है। बेल्ट की फॉरेंसिक रिपोर्ट अननोन। 46 मोबाइल नंबर्स की इन्वेस्टिगेशन अननोन। समर्थ के बॉडी में ड्रग्स की ट्रेसेस, जो बॉडी हील होने से पहले टेस्ट होती है, वो टेस्ट टाइम पर हुआ ही नहीं, तो वो भी अननोन। ये स्टोरी खत्म नहीं हुई और यही इस केस की सबसे खौफनाक बात है।